फ्रेंड्स, एक नई जानकारी के साथ आज आपके सामने पेश हुआ हूँ। मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आपको अच्छी लगेगी और आपके भविष्य में काम आएगी। सबसे पहले तो आपको और मुझे पता है कि आचार संहिता लग चुकी है, जिसके कारण भर्तियाँ, ज्वाइनिंग सब रुक चुकी है। उसी में ईएमआरएस भी उसका हिस्सा है। कई कैंडिडेट फिर भी 10 अप्रैल 15 अप्रैल तक की आस में बैठे हैं कि हो सकता है कुछ अच्छी खबर आ जाए, ऐसा ना हो कि मार्च जैसे अप्रैल भी सूखा निकल जाए। सबसे अधिक चिंता उन कैंडिडेट्स की है जो ऑलरेडी एनओसी दे चुके हैं या ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में आ सकते थे, लेकिन ईएमआरएस के चक्कर में उन्होंने उस जॉब को ज्वाइन नहीं किया। मेरी भी ईएमआरएस से यही दरख्वास्त थी कि कम से कम वो ये बता दें कि अगस्त जुलाई तक भी अगर ज्वाइनिंग देते हैं तो देंगे या नहीं देंगे, आगे बढ़ाएंगे, जिससे कि मेंटली प्रिपेयर हो सके। इसी के बीच में एक खबर मुझ तक पहुंची कि मेरे पास में जो ईएमआरएस स्कूल है, जिसके बिल्डिंग के वीडियोस मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, उसमें प्रिंसिपल का जो क्वार्टर है वो पूरी तरीके से बन के प्रिपेयर हो चुका है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना वो वीडियो आपसे शेयर करूं। वो वीडियो बनाने में स्पेशली वहां पर गया, लेकिन मुझे अंदर जाने नहीं दिया गया। जब मैंने कारण पूछा तो पता लगा कि ईएमआरएस के कुछ अधिकारी यहां पर आए हुए हैं, जो कि बिल्डिंग की देखरेख कर रहे हैं, उसकी जाँच कर रहे हैं, इसके अलावा अपनी रिपोर्ट बना रहे हैं। उन्हीं में से एक अधिकारी से मेरी बात हुई, काफ़ी देर तक उनसे बात हुई। मैंने सारे प्रश्न उनके सामने रखे, पूरी कैंडिडेट की स्थिति उनके सामने रखी। तो उनका भी यही कहना था कि देखिए प्रोसेस चल रही है। जब मैंने उनसे पूछा कि कैंडिडेट काफ़ी परेशान है, आप कम से कम ये तो बता दीजिए कि ज्वाइनिंग होगी या नहीं होगी, होगी तो कौन से महीने में जाके होगी, तो वो मुझ पे पहले थोड़ा अकड़ गए, जो अपन बोल सकते हैं गुस्सा हो गए। लेकिन जब उन्होंने मेरी स्थिति को समझा या मेरी बात को जानना चाहा तो वो काफ़ी मजाकी अंदाज में बोले कि देखो ईएमआरएस के जितने भी अधिकारी हैं और जितने भी स्टाफ मेंबर हैं वो पूरी तरीके से लगे हुए हैं, लेकिन हमारी स्थिति घर की बहुएं होती है उनके जैसे हो चुकी है कि घर में मेहमान आ रहे हैं। किसी ने कहा कि फटाफट बर्तन साफ कर लो, तो हम बर्तन में लग गए। किसी ने कहा कि बर्तन छोड़ो, झाड़ू पोछा लगा दो पहले, तो हम उसमें लग गए। किसी ने कहा कि मेहमान आने वाले हैं, पहले आप नाश्ता वगैरह बना के रख लो, तो वो हम उसमें लग गए। लेकिन हमें खुद पता नहीं है कि मेहमान कितनी बजे आएंगे तो कितने लोग आएंगे, वो रुकेंगे या थोड़ी देर में चले जाएंगे। मेहमानों से पूछो तो उन्हें खुद पता नहीं है कि वो कितनी देर में पहुंचेंगे। वही हालत हमारी भी है। लेकिन मैं आपको ये बोल दूं कि एनईएसटी का जो विभाग है उसके पास केवल ईएमआरएस का ही कार्य नहीं है, इसके अलावा कई और कार्य भी है। जब मैंने उनसे पूछा कि कार्य हो भी तो ईएमआरएस का कार्य पहले निपटा दीजिए, उसके बाद बाकी काम कर लीजिए, तो उन्होंने कहा कि एक बार आप साइट पे जाके देखिए, आपको पता लगेगा कि हमारे पास कितने कार्य हैं। ये ईएमआरएस का कार्य तो हमारे पास अचानक आया है। तो मैं आज साइट पे आया, मैंने कई ऐसी जानकारियाँ जुटाई है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और लास्ट में उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई है जो मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले मैं बता दूँ कि ईएमआरएस और जो एनईएसटी जो ये जनजाति मंत्रालय है, ये 1999 में इसकी स्थापना हुई थी। इससे पहले सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के साथ इसकी सांठगांठ थी। इसके अलग अलग कार्य है, कई बार अलग अलग डिपार्टमेंट में इसको आगे बढ़ाया गया। जैसा कि आपको पता है कि एसटी के विकास के लिए ये नीति नियोजन और कार्यक्रम के समन्वय और बाकी कार्य करते हैं। इसके अलावा जनजातीय सामाजिक सुरक्षा बीमा करना, इसके अलावा जनजातीय कल्याण योजना, परियोजना निर्माण, अनुसंधान, मूल्यांकन, सांख्यिकी प्रशिक्षण, अनुसूचित जो क्षेत्र हैं उनकी निगरानी करना, उसमें अलग अलग योजनाएं चलाना। इसके अलावा नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अनुसार जो भी कार्य होते हैं वो भी इन्हें देखने होते हैं। कई प्रकार के वित्तीय कार्य जो भी इन्हें देखने पड़ते हैं। इसके अलावा संस्था निर्माण, आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक संगठन, सतर्कता, जागरूक सप्ताह, लोक शिक्षा, शिकायत निवारण तंत्र, DRPG और राष्ट्रपति सचिवालय की ओर से भी कई प्रकार की शिकायतें इन्हें प्राप्त होती है, उसका भी ये निवारण देखते हैं। इसके अलावा अनुसूचित जनजातियाँ, इनमें ऐसी जनजातियाँ भी होती है जिन्हें छात्रवृत्ति मिलती है, उसका रिकॉर्ड भी इन्हें रखना पड़ता है। वन भूमि पर वनवासी अनुसूचित जनजातियों के जो अधिकारी होते हैं उनके कार्य भी इन्हें देखने पड़ते हैं। इसके अलावा आदिवासी विकास योजनाएं, उत्कर्ष योजनाएं, सब प्रकार का जो भी डेटा वगैरह है वो भी ये संभाल के रखते हैं। अनेक प्रकार की स्कॉलर के साथ साथ
जयंतियाँ भी होती है जो ये टाइम टू टाइम मनाते हैं, उसका पूरा रिकॉर्ड रखते हैं। और कई प्रकार के स्टेट में अलग अलग कल्याणकारी योजनाएं होती है। कई प्रकार के स्टेट ऐसे हैं जिनमें अनुसूचित जाति के कुछ वर्ग को ओबीसी में माना जाता है, तो किसी को एसटी में माना जाता है, तो उस हिसाब से कार्य को आगे बढ़ाते हैं। तो ऐसे कई कार्य इनके होते हैं। तो उन्होंने ये सारी बातें मुझे बताई कि इसके अलावा एक कार्य हमारा ईएमआरएस का भी है। तो इसलिए बार बार हमें परेशान मत कीजिए, लेकिन फिर भी मैं जाते जाते आपको यही कहूँगा कि अप्रैल महीने में आपके लिए एक अच्छी खबर आएगी। ज्वाइनिंग होगी या नहीं होगी इसका मैं नहीं कह सकता, लेकिन ज्वाइनिंग से रिलेटेड एक अच्छी खबर आएगी। उन्होंने ये भी कहा कि अगर अभी ज्वाइनिंग नहीं होती है तो एक तरीके से ये अच्छी बात है, क्योंकि आप देखिए उन्होंने मुझे बताया कि देखिए ये स्कूल है, इसकी बाउंड्री वॉल अभी अधूरी है, दूर दूर तक कोई दुकान नहीं है, पानी की टंकियाँ अभी खाली है, रोड वगैरह अच्छे से बने नहीं हैं। इसलिए अगर कैंडिडेट अभी आते भी हैं, भर्ती होते भी हैं, तो वो काफ़ी परेशान हो जाएंगे। ऐसे में उनका जो इंटरेस्ट है, उनका जो उत्साह है, वो कोई ख़त्म ना हो जाए। इसलिए अगर उनकी ज्वाइनिंग अभी नहीं होती है तो एक तरीके से अच्छी बात है। तो ये प्रकार की बातें उन्होंने मुझे बताई, यही बातें मैं आपसे बताने वाला था। आज वहाँ पे कई प्रकार के ऑडिट हो रहे थे, कई प्रकार की बिल्डिंग की जो जांच वगैरह हो रही थी, जिसके कारण मैं अंदर नहीं जा पाया। कुछ ही दिनों में मैं फिर से उधर से निकलूँगा। अगर प्रिंसिपल क्वार्टर्स खुला होगा तो मैं उसका वीडियो भी आपको बना के भेजूँगा। थैंक यू वेरी मच।